नमस्कार। आज का जो टॉपिक है भारत की जलवायु और भारत के जलवायु प्रदेश। ठीक है, भारत की जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो भारत की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय। एक मिनट, भारत की जलवायु कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय। अब हम ये तो जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है। हमारे ग्लोब पर अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर तो ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री पर नीचे के गोलार्ध में है मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का यह जो क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत साल में कभी ना कभी तो आती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र विशेष में आपको सूर्य की किरणें जो है वो ज्यादा ऊष्मा लाते हुए आपको मिलेगी और जब ज्यादा ऊष्मा आती है तो यहाँ पर तापमान भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। किस नाम से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, अगर इसी को अगर मैं दो भागों में बांटू तो भूमध्य रेखा पर जो है, भूमध्य रेखा के आसपास अगर हम देखें तो 0 से 10 डिग्री के आसपास का रीजन, ये जो 0 डिग्री है और 10 डिग्री ऊपर के गोलार्ध में और 10 डिग्री नीचे के गोलार्ध में, यहाँ पर लगभग सालों भर जो है सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत आती रहती है और सालों भर सूर्य की किरणें जब लंबवत आती है तो यहाँ पर उष्णता की मात्रा ज्यादा होती है। यही कारण है कि यह परफेक्ट तौर पर आपको क्या मिलता है? उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। हालांकि इसके ऊपर भी उष्णता मिलती है लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर उष्मा की मात्रा थोड़ी कम होती है और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो नीचे की ओर जो है उष्मा की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि कंपेरेटिवली अगर हम ये 0 से 10 डिग्री के क्षेत्र के ऊपर वाले रीजन को हम देखें लगभग 30 डिग्री के आसपास का, कितने के आसपास का? 30 डिग्री के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूं मकर रेखा 30 डिग्री पर है, 23.5 पर ही है। ये कितने पर है? 23.5 पर है और ये भी कितने पर है? 23.5। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि 24 डिग्री पे जो है सूर्य की लंबवत किरणें नहीं आई तो वहां पर जो है ठंडी आएगी या 25 डिग्री पे ठंडी है। तो बड़ा रीजन है, बड़ा रीजन कवर करता है। तो मोटे मोटे तौर पर 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर अगर हम देखें 10 से 30 के बीच में तो यहाँ पर उष्णता कंपेरेटिवली अगर हम औसतन देखें सालों भर का तो सालों भर के तापमान में यहाँ पर थोड़ी कम उष्णता होती है, यहाँ पर भी थोड़ी कम उष्णता होती है। इसलिए इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को अगर हम दो भागों में बांट दें तो बीच वाला जो भाग है वो प्रॉपरली आपको ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है और उसके नीचे का 10 से 30 डिग्री के बीच के रीजन को आप देखो तो यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। हालांकि वो भाग किसका है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ही है। ठीक है, तो भारत जो है वो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में बसा हुआ है अगर हम उसका अक्षांशीय विस्तार देखें उत्तरी गोलार्ध। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो हम यहीं पर भारत की स्थिति को मानेंगे, यहीं पर जो है हम भारत की स्थिति को मानेंगे और यहां पर अगर भारत की स्थिति है तो हम कह सकते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है या नहीं है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब हम जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं तो मैंने कहा था कि 10 से 30 डिग्री किसी भी महाद्वीप के अगर आप 10 से 30 डिग्री के बीच में जा रहे हो, ये 10 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये कोई महाद्वीप का खंड है, तो 10 से 30 डिग्री के बीच में जब आप किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर जाते हो, पूर्वी भाग में जाते हो, ये मध्य वाला भाग हो गया और ये पश्चिमी वाला भाग हो गया। तो जब आप पूर्वी भाग पर जाते हो 10 से 30 डिग्री के सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस बोलो, 30 डिग्री के अक्षांश पर, तो 10 से 30 डिग्री के अक्षांश पर किसी भी महाद्वीप के, यह हमेशा याद रखना है, किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग पर किन अक्षांशों के बीच में? 10 से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में अगर है तो वहां पर जलवायु कौन सी होगी? मॉनसूनी प्रकार की होगी। कैसी होगी? मॉनसूनी प्रकार की। हमने यहां पर देखा है, हमने इस मैप में मैंने आपको दिखाया भी है, वहां पर है, इसमें नहीं क्या? चलिए यहां देख लेते हैं हम। इस वाले मैप में अगर आप देखो तो यहां पर अगर हम देखें भारत की कंडीशन, तो अगर मैं इसे पूरा एक महाद्वीप मानूं, है ना, ये पूरे खंड को अगर मैं महाद्वीप मान रहा हूं, ये पूरे भाग को अगर मैं एक महाद्वीप का खंड मान रहा हूं तो ये वाला भाग पूर्व में है, ये मध्य में है और ये पश्चिम में है। तो इस वाले भाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला भाग क्या हो गया? आपका पूर्वी भाग में आ गया।
तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में अगर 10 से 30 डिग्री के बीच में कोई भाग है, कोई स्थलीय खंड है, भूभाग है, तो वहां पर याद रखना है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो भारत की जलवायु कैसी है, अब आपको पता चल गया भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु मोटे मोटे तौर पर आप क्या बताओगे, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कौन सी है, मानसूनी प्रकार की। ध्यान देना है किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। मोटे मोटे तौर पर एक संपूर्ण भारत को अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वैश्विक दृष्टिकोण से भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी। और एक और विशेषता मानसूनी प्रकार की जलवायु की, मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होगी वो देखना है। मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता ये है कि यहां पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाएगी। कितनी, 3 प्रकार की ऋतुएं होगी। कौन कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये 3 प्रकार की, हालांकि याद रखना है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है भारत की कुल ऋतुओं को जो है वो 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। और अगर हम हमारे कैलेंडर के अनुसार देखें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो हम फिर 6 ऋतुओं को मानते हैं, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के द्वारा याद रखना शरद ऋतु को चौथी ऋतु के रूप में है ना घोषित किया गया है। तो हम वहां पर 4 देखेंगे, जब वो मेंस की बात है। अभी हम प्री के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि 3 प्रकार की ऋतुएं मानसूनी प्रकार की विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि जहां पर मानसूनी प्रकार की विशेषता है वहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा, अगर आपको बताए औसत वार्षिक वर्षा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और अगर यहां पर याद रखना है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी तो यहां पर जो वनस्पति जगत होगा वो वनस्पति याद रखना है पर्णपाती होगा, डेसिडुअस वेजिटेशन होगा। कैसा होगा, पर्णपाती वनस्पति होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा मैं आपको एक है ना बता रहा हूं, ओवरव्यू करके दे रहा हूं। भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। और जहां पर मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है वहां पर 3 ऋतुएं जो है वो पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। औसत वार्षिक वर्षा अगर मानसूनी प्रकार की जलवायु में देखें तो हम 100 से 200 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा। देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि जब आप डिटेल में जाओगे, जब जलवायु भारत के जलवायु प्रदेशों में जाओगे तो आप देखोगे कि सर भारत में तो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। सर भारत में तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप राजस्थान के जैसलमेर वगैरह, लेह लद्दाख के क्षेत्र को अगर चले जाए तो वहां पर आपको देखने को मिलती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु की विशेषता यह है कि यहाँ पर सालों भर औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। औसत तापमान कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा होता है। ये याद रखना है, मानसूनी प्रकार की भी एक जलवायु की भी विशेषता मानी जाती है। तो इसको भी कई भागों में बांटकर हम देखेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर अगर कोई आपको मानसूनी प्रकार की जलवायु पूछा जाता है तो मानसूनी प्रकार की जलवायु उसे कहना है कि किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में 10 से 30 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाई जाती है। और वहां पाए जाने वाली जो ये मानसूनी प्रकार की जलवायु है, औसतन तापमान हम देखते हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस से इससे ऊपर होता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर मिलती है। और इस प्रकार की वर्षा में जो वनस्पति आएगी वह पर्णपाती वनस्पति होती है और इसे मोटे तौर पर मानसूनी वन कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं, मानसूनी वन। तो मानसूनी वन आपको पता चल गए, पतझड़ वाले होंगे, पर्णपाती वन होते हैं, इसमें सदाबहार नहीं होंगे। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर मैंने कहा। लेकिन भारत में कई हिस्से ऐसे भी है कि जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है। भारत में ऐसे भी क्षेत्र है जहां पर शीतलता बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, सालों भर तापमान आपको कम देखने को मिलेगा। उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं है। तो फिर ये किस लिहाज से, ये पूरे भारत का औसत लिया गया है। और इस औसत को अगर हम देखें तो हम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊंचा मानते हैं। और दूसरा, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर और पर्णपाती वनस्पति हमें देखने को मिलेगी, ये है। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से भी देखें और भारत के दृष्टिकोण से भी देखें तो कुछ जलवायु प्रदेश जो है वो निर्धारित किए गए हैं।
वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, जो लगभग जो है उन्होंने 1904 में प्रस्तुत किया था, जिसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कहा जाता है। थानवेट ने भी प्रस्तुत किया है जलवायु प्रदेश, लेकिन सबसे सरल और जो मान्य जो वर्गीकरण जो माना गया है हमारे यहाँ पे वो है कोपेन का जलवायु, क्योंकि ये समझने के लिहाज से बहुत आसान है। जो भी विद्यार्थी जगत है वो विद्यार्थी जगत जो है वह कोपेन के जलवायु प्रदेशों को ही समझता है। और जहां पर रिसर्च किया जाता है, कृषि वैज्ञानिक होते हैं, मौसम शास्त्री या जलवायु शास्त्री जो होते हैं, वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को न जाकर वह थानवेट के वर्गीकरण पे जाते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म तरीके से बनाया गया है और सूक्ष्म तरीके से उनके कई सारे भाग होते हैं, तो वो समझने के दृष्टिकोण से जो है वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। थानवेट का सिद्धांत जो सरल है, जो समझने लायक है, जो विद्यार्थी जगत को समझ सकते हैं, उस वर्गीकरण को हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कहते हैं और सबसे सरल है, आसान तरीके से। तो कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है, उस जलवायु वर्गीकरण में याद रखना है, उन्होंने संपूर्ण विश्व को जो है वो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इसके अतिरिक्त याद रखना है, इन 5 जलवायु क्षेत्र की विशेषताएं कुछ उच्च स्थानों पर भी जो है वो पाई जा सकती है। तो एक छठा वर्गीकरण हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि के रूप में उसने वर्गीकृत किया है, उसने मतलब उन्होंने। ठीक है, तो ये 5 जलवायु वर्गीकरण याद रखना है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है कब प्रस्तुत किया था इसने? कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण है वह उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? 1904 में। यह जो वर्गीकरण है मुख्यतः आनुभाविक वर्गीकरण है और इसमें याद रखना है मात्रात्मक वर्गीकरण को भी शामिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक क्लासिफिकेशन को उन्होंने शामिल नहीं किया है, लेकिन मुख्यतः उन्होंने अनुभव के आधार पर मतलब किस जगह पर जा रहे हैं, उस जगह पर जाकर अनुभव लेकर जो है वहां की जलवायु का निर्धारण करना, यह आनुभाविक वर्गीकरण कहलाता है। और जेनेटिक वर्गीकरण क्या होता है कि यहां पर ये चीजों के होने का कारण क्या है। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई अगर हम देखें कि पश्चिमी घाट पर जो है वो उसके पश्चिमी तट पर अगर हम देखें मालाबार तट पर, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है। ये मैंने अनुभव किया है वहां पर जाकर कि भाई हाँ, यहाँ पर औसतन वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो मैंने उसको एक मैंने अनुभव के आधार पर वहां की जो जलवायु विशेषता है वो मैंने आपको बता दी। जेनेटिक वर्गीकरण, जेनेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें यह देखा जाता है कि 200 सेंटीमीटर की वर्षा क्यों हुई, यहां 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्यों है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। क्यों ज्यादा वर्षा हो रही? क्योंकि मानसूनी पवनें आ रही है और यहां पर टकराकर ज्यादा वर्षा कर रही है। ये जब इन सारी कारणों का जब पता करते हैं तो वो जेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि जेनेटिक वर्गीकरण कहलाता है। और प्रत्यक्ष जाकर आप वहां के अनुभव को जब साझा करते हो तो फिर उसे अनुभाविक वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभाविक। हालांकि इसमें भी जेनेटिक भी है और अनुभाविक भी है। और जब इसे आप दुनिया के सामने एक सरल भाषा में टेबल के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो वो मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है कि भैया इस क्षेत्र में जलवायु ये है, यहां पर औसत तापमान ये है, वर्षा की मात्रा ये है, ये एक वर्गीकरण आपका बन गया। तो इसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इस कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को अगर हम देखें तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 5 प्रकारों में बांटा है। 5 भागों में इसने संपूर्ण विश्व को बांटा है जलवायु प्रदेशों में। अब ये जो 5 मुख्य जो भाग है उन्होंने इसे कैपिटल अक्षर में लिखा है। किसमें लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा है। और कैपिटल यानी कि ए इस प्रकार से, बी, सी, डी और ई। और इसके अतिरिक्त जो बचता है वो हाईलैंड के रूप में उसने प्रदर्शित किया है, ये अलग से। ठीक है, अगर हम हिमालय देखें तो हिमालय क्या है? ये हाईलैंड हो गया। और उच्च भूमि हो गई तो उच्च भूमि में इनमें से किसी भी प्रकार की जलवायु पाई जा सकती है, मतलब अल्टीमेटली वो आना वहीं पर है कि अगर हम हिमालय को देखें तो निचले भाग पर जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। ऊंचे भाग पर देखें तो शीत प्रकार की जलवायु पाई जा सकती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उन्होंने ए, बी, सी, डी और ई ये 5 भागों में बांटा है। तो इन 5 भागों में जो बांटा है, इन 5 भागों को बांटने के आखिर इसके पीछे के कारण क्या थे?
इन्होंने किस आधार पर यह जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में दो तत्वों को जो है सबसे ज्यादा महत्ता दी है। कितने तत्वों को? दो, जिसे आप चर कहते हो, हिंदी में क्या कहते हो? दो चरों को जो है वो महत्ता दी है। अब वो दो चर कौन से है? एक है वर्षण यानी कि वर्षा की मात्रा, और दूसरा है तापमान। तो इन दो तत्वों के आधार पर याद रखना है, कोपेन ने अपना पूरा जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो कितने चर या कितने तत्वों को लेकर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वर्षा और तापमान। और वर्षा और तापमान की अगर आपको मात्रा पता चलती है तो इसी के आधार पर उन्होंने किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को निर्धारित किया। किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को कोपेन भाई साहब ने जो है वह वर्गीकृत किया कि कहां पर किस प्रकार की वनस्पति होगी। क्योंकि वनस्पति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, आखिर वनस्पति जगत करता क्या है? वनस्पति जगत की अगर हम बात करें तो वनस्पति जगत क्या करेगा? वनस्पति जगत याद रखना है, पहली बात तो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आखिर करता क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में याद रखना है, यह अगर हम छोटे बालकों के रूप में अगर देखें तो खाना बनाएगा। खाना बनाएगा नहीं बनाएगा? अब वो खाना बनाएगा। अब घर में भी आपका खाना बनता ही है। अब घर में अगर आपका खाना बनता है तो खाना बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? क्या केवल आपके पास कढ़ाई हो गई, चम्मच हो गया, ठीक है, और उसके बाद में आपने सूर्य प्रकाश दे दिया यानी कि गैस जो आप जला रहे हो आपने हीट दे दी उसको, तो क्या खाना बन जाएगा? नहीं बनेगा। खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। बैंगन बना रहे हो तो बैंगन के लिए अलग से मसाला भी चाहिए नहीं चाहिए? तो आखिर बैंगन और मसाला हमें मिलेगा कहां पर? तो ये बैंगन और मसाले का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो भू स्रोत होता है नहीं होता है? हमारी जो पृथ्वी है, जो स्थल मंडल है, वो सबसे बड़ा स्रोत है रॉ मटेरियल के लिए। अब ये रॉ मटेरियल जो है वो कहां पर जाएगा? पौधों की पत्तियों में, क्योंकि क्लोरोफिल से प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर यहां पर पत्तियों पर हो रही है तो पत्तियों पर यह पोषक तत्व जाएंगे कैसे? चलकर जाएंगे क्या खुद? किसी के माध्यम से, संवहन की क्रिया के माध्यम से जाएंगे। अब संवहन की क्रिया कराने के लिए आपको या तो पोषक तत्व गैसीय अवस्था में चाहिए या तो फिर लिक्विड अवस्था में चाहिए। अब गैसीय अवस्था में तो गैसेस पहुंच रही है, लेकिन जो हार्ड मटेरियल है वो कहां से पहुंचेगा? जो पोषक तत्व हार्ड रूप में मौजूद है वो कैसे पहुंचेगा? वो तो किसी चीज में घुलकर पहुंचेगा ना, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो घुलने के लिए आपको चाहिए क्या? वाटर, जल चाहिए। तो ये जल यहां पर जब आएगा तो यहां पर क्या बनेगा? इसका कोलाइड बनता है, मिक्सचर बनता है। तो ये मिक्सचर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ये पोषक तत्व किसके माध्यम से जाएगा? इस कोलाइड के माध्यम से। उस कोलाइड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? जल। और जल अगर यहां से इस कोलाइड को यहां पर ले जा रहा है तो इसके बाद चाहिए क्या? प्रकाश, तापमान। तो ये दो चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये जो व्यक्ति है ये किस प्रकार से जो है वो पोषित होगा। जिसके पास ये ज्यादा होगा और ये ज्यादा होगा वो सीधी सी बात है आकाश अंबानी बनेगा, कहने का तात्पर्य। और जिसके पास नहीं है वो बनेगा कुपोषित। गांव में देखते होंगे जिसके पास जितना पोषण नहीं होता है वो कई सारी बीमारियों से जूझता है। तो जल और वर्षा ये पादप जगत को भी जो है वह वनस्पति जगत को भी निर्धारित करता है। इसीलिए इन दो तत्वों के बेसिस पर ही आगे चलकर जो है कोपेन ने वनस्पति जगत को भी निर्धारित किया कि किस जलवायु प्रदेश में कैसी वनस्पति होगी। तभी तो मैंने कहा, इससे पहले का कहा गया, मिटा दिया मैंने, ठीक है। इससे मैंने कहा ना कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति होगी, तो मॉनसूनी वनस्पति होगी। पतझड़ किस आधार पर निकाला उन्होंने? ये वर्षा और तापमान के बेसिस पर निकाला उन्होंने। आया समझ में? तो किसी भी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को भी इसके आधार पर निकाला गया। अब हम एक एक तरीके से समझते हैं कि कोपेन ने जो है वो 5 जलवायु प्रदेशों को किन किन नामों से संबोधित किया है। हालांकि मैंने आगे आपको बताया भी है कि ए प्रकार की जलवायु को उन्होंने क्या कहा है, पढ़ेंगे हम डिटेल में, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है ना। बी प्रकार की जो जलवायु है इसे उन्होंने शुष्क जलवायु नाम दिया। सी प्रकार की जलवायु को उन्होंने कोष्ण जलवायु या फिर इसे याद रखना है उपोष्ण जलवायु के, सॉरी कोष्ण बोल रहा हूं, उपोष्ण जलवायु के नाम से जो है वह सी प्रकार के प्रदेश की वनस्पति को दिखाया। इसके बाद शीतोष्ण जलवायु है जिसे डी, और ई जो है वह शीत प्रकार की जलवायु को निर्धारित किया। इसके बाद डी प्रकार की जलवायु को उन्होंने उष्ण जलवायु नाम दिया। सी प्रकार की जलवायु को उन्होंने कोष्ण जलवायु या फिर इसे याद रखना है उपोष्ण जलवायु के नाम से जो है वह सी प्रकार के प्रदेश की वनस्पति को दिखाया। इसके बाद शीतोष्ण जलवायु है जिसे डी, और ई जो है वह शीत प्रकार की जलवायु को निर्धारित
किया है। इस प्रकार से 5 जलवायु क्षेत्र जो है कोपेन ने बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये 5 जलवायु क्षेत्र कहना क्या चाह रहे हैं समझो, अब इसको समझो, ये मिटा दूं मैं, इतना समझे। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अगर हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर देखें तो ए प्रकार की जलवायु क्या कह रही है। ए प्रकार की जलवायु को कहा जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु। ठीक है, अब ये उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु किसे कहा जाता है, वह क्षेत्र जहां पर सालों भर तापमान, याद रखना है, जहां सालों भर तापमान क्या होता है, तापमान उच्च होता है। सालों भर तापमान क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा होना चाहिए। उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। आगे की ओर इसे और क्लासिफाई करेंगे, दिक्कत मत कीजिए। बी प्रकार की जलवायु किसे कहेंगे, बी प्रकार की जलवायु को उन्होंने कहा है शुष्क जलवायु। क्या कहा है, शुष्क जलवायु कहा है ना, एरिड क्लाइमेट कहा है इसे। तो शुष्क जलवायु को हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि वह क्षेत्र जहां वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन अगर हम देख रहे हैं तो वह इवेपो ट्रांसपायरेशन से कम होनी चाहिए, यानी कि वाष्पोत्सर्जन से कम होनी चाहिए। वाष्पोत्सर्जन है ना, वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य है कि कितने वहां पर मौजूद जो जैविक जगत है, उस जैविक जगत के द्वारा कितना वाष्पीकरण हो रहा है, फिर चाहे वो प्लांट्स आए या एनिमल्स आए, यानी कि पादप जगत हो या फिर जंतु जगत हो, उस क्षेत्र विशेष में यह जैविक जगत के द्वारा जितना इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो भाई मान लिया जाए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे देख लूं कि 10 लीटर जो है वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन वर्षा 10 लीटर भी नहीं हो रही है बल्कि 5 लीटर हो, मतलब सेंटीमीटर की, मैं है ना, आप समझना है, मैं तो एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो वाष्पोत्सर्जन से जहां पर कम वर्षा होगी तो वहां पर सूखा उत्पन्न होगा ही नहीं होगा, शुष्कता उत्पन्न होगी नहीं होगी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, शुष्क जलवायु कहा गया। ठीक है, अब सी प्रकार की जलवायु क्या कह रहा है, सी प्रकार की जलवायु को आपने नाम दिया कोष्ण जलवायु या उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु, तो उपोष्ण जलवायु की अगर हम बात करें तो यहां पर तो भाई इसके जैसे सालों भर तापमान जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा। मैंने अभी डायग्राम बनाई थी आपको कि वहां पर उपोष्ण जलवायु क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पर सालों भर तापमान जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता। तो सालों भर तापमान नहीं ज्यादा हो सकता है तो फिर आखिर कितना तापमान, अगर हम देखें तो आखिर कितना तापमान, तो ग्रीष्मकालीन तापमान जो है वह यहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन की बात कर रहा हूं, और शीतकालीन जो तापमान है, शीतकालीन तापमान जो है वो -3 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए, -3 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। सी प्रकार की जलवायु है। डी प्रकार की जलवायु की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण जलवायु क्या है, शीतोष्ण जलवायु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन तापमान याद रखना है, ग्रीष्मकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और जो तापमान है वह 0 से 3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री, 0 से -3 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। 0 से यहां पर -3 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि वह 18 से कम हो सकती। और यहां पर अगर हम शीतकालीन तापमान देखें तो 0 से -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलता है। और ई प्रकार की जलवायु, यहां पर शीतकालीन तापमान ही है, यानी कि यहां जो तापमान होता है वह 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही होगा। ग्रीष्मकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से, इसे हम शीत जलवायु कहते हैं। यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से, मोटे मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन -3 डिग्री के आसपास या उससे कम यहां पर आका जाता है। 0 से -3 या -3 से नीचे भी आप कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटे मोटे तौर पर यह 5 प्रकार की जलवायु प्रदेश मैंने बताया आपको। ये देखिए, अगर हम ए प्रकार की जलवायु देखें, यहां पर दिया नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं, बी प्रकार की वह जलवायु प्रदेश जहां वर्षण वाष्पोत्सर्जन से कम है, अर्थात तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है। दूसरा, अगर हम सी प्रकार की जलवायु को देखें तो सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री से अधिक और 18 डिग्री से कम होना चाहिए। ये सी प्रकार की जलवायु है।
डी प्रकार की जलवायु में शीतकालीन तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस तक तथा ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उसी प्रकार से ई प्रकार की जलवायु, इसे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 0 से 10 डिग्री, यानी कि मैंने 10 डिग्री से कम बताया, ठीक है। और शीतकालीन तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के 5 जलवायु प्रदेश जो है उन्होंने निर्धारित किए थे। किसने? कोपेन महोदय ने। अब ये 5 प्रकार के जो जलवायु है, अब यहां ध्यान देना है और डिटेल में थोड़ा सा मैं जाऊं। ये जो 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश जो कोपेन महोदय ने बताए हैं, इन 5 में से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखना है 1, 2, 3 और 4, यानी कि बी को छोड़कर मैंने 4 जलवायु प्रदेश आपको बताए। तो बी को छोड़कर जो मैंने 4 जलवायु प्रदेश आपको बताए हैं, ये 4 जलवायु प्रदेश जो है वह तापमान के आधार पर निर्धारित है। मतलब तापमान यहां पर प्राइमरी फैक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्षा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि आगे जब उप विभाग बांटेंगे तो वो वर्षा के आधार पर ही बांटेंगे, लेकिन इनको निर्धारित करने के लिए जो प्राथमिक जो फैक्टर होता है, प्राइमरी फैक्टर जो होता है, वो क्या लिया है इन्होंने? टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बेस पे इनको नाम दिया है। देखिए ना, उष्ण नाम ही, शीत मतलब क्या? टेम्परेचर से संबंधित है। शीतोष्ण मतलब क्या? शीत प्लस उष्ण मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। उपोष्ण मतलब क्या? उष्णकटिबंधीय भाग से थोड़ा सा कम टेम्परेचर यहां पर हमें देखने को मिलेगा। शुष्क का तात्पर्य क्या टेम्परेचर से है क्या? अभी सीधा नहीं है। शुष्कता का तात्पर्य जो है वो पानी से है। पानी मतलब क्या? वर्षा। यानी कि ये जो बी प्रकार की जो जलवायु प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ये बी प्रकार का जो जलवायु क्षेत्र है वह वर्षा के आधार पर है। तो आपको पूछा जा सकता है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश वर्षा पर सीधा आधारित है? तो कौन सा लिखोगे आप? बी। या निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार, ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रदेश के निर्धारण का आधार तापमान है? ए प्रकार की जलवायु, बी प्रकार की ए प्रकार की जलवायु, सी प्रकार की जलवायु, डी प्रकार की जलवायु, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ए, सी, डी और ई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण का आधार तापमान है। फिर इनके जो उपविभाग है वो वर्षा के आधार पर है, ठीक है। अब दूसरा, इसका निर्धारण जो प्राइमरी जो फैक्टर है यहां पर वह वर्षा है। फिर इसके जो उपविभाग बनेंगे वो तापमान के बेसिस पर बनेंगे। किसके बेसिस पर बनेंगे? तापमान के बेसिस पर बनेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु वहां होगी जहां पर सालों भर उच्च तापमान होगा। क्या होगा? सालों भर उच्च तापमान होगा। तो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जहां पर तापमान होगा औसतन, वो हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय जलवायु में रखेंगे। यानी कि हिमालय प्रदेश को छोड़कर भारत का लगभग सारा हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, यानी है। लेकिन क्या वहां पर, याद रखना, हर जगह पर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होगा ही होगा? नहीं ना, कहीं पर कम भी हो सकता है। कम भी हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो वहां पर अगर हम देखें तो हम केवल दक्षिण भारत के हिस्से को देख सकते हैं। तो दक्षिण भारत के भी जो तटीय हिस्से हैं वहां पर हमें ज्यादा गर्मी मिलती है। तो वहां पर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। लेकिन क्या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में हर जगह पर जो है वह वर्षा समान रहेगी? देखिए, अगर हम ये दक्षिण भारत के भाग को देखें, मैं कौन से पेन से बताऊं आपको, ठीक है, रेड अच्छी रहेगी। चलो, तो ये जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है आपने देखा कि सालों भर उच्च तापमान यहां पर दिखाई देगा भैया, ठीक है, मान लेते हैं 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यहां पर तापमान है। लेकिन क्या हर जगह पर वर्षा समान है? नहीं। तो वर्षा के आधार पर जो है इसको और उपविभागों में बांटा है। देखा जाएगा कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में मान लिया जाए ये ए प्रकार की जलवायु है, ये ए प्रकार की जलवायु है, ये भी ए प्रकार की जलवायु है, ये भी ए प्रकार की जलवायु है, और ये भी ए प्रकार की जलवायु। मतलब इनका आधार क्या बताया मैंने? 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान औसतन होना चाहिए। लेकिन इसमें से ऐसा क्षेत्र जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान तो है, लेकिन इस क्षेत्र विशेष में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है, वो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है वह लगभग कितनी प्राप्त होती है? वह ज्यादा प्राप्त होती है, जबकि शीतकालीन शुष्कता प्राप्त हो सकती है।
शीतकालीन शुष्कता प्राप्त हो सकती है। अगर ऐसी कोई जलवायु है, ऐसा कोई जलवायु प्रदेश है, तो हमें उसे कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। ग्रीष्मकालीन वर्षा अधिक, जबकि शीतकालीन शुष्कता। अगर शीतकालीन वर्षा होती भी है तो वह 2 से 6 सेंटीमीटर के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जलवायु प्रदेश जहां पर याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी ज्यादा, ज्यादा से तात्पर्य 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वर्षा अगर हम देखें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ग्रीष्मकालीन वर्षा होगी, जबकि शीतकालीन यहां पर शुष्कता प्राप्त हो सकती है। नाम बाद में दूंगा मैं, देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा, हमारे पास ऐसा कोई जलवायु प्रदेश है जहां पर शीतकालीन वर्षा ज्यादा हो, शीतकालीन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो, जबकि ग्रीष्मकालीन क्या होगी, शुष्कता प्राप्त हो। यहां पर क्या हो, ग्रीष्मकालीन क्या हो, शुष्कता प्राप्त हो। तो ऐसे जलवायु प्रदेशों को भी हम नाम देंगे, ठीक। और अगर हमारे पास कोई ऐसे जलवायु प्रदेश है जहां पर ग्रीष्मकालीन वर्षा तो होती है लेकिन 100 सेंटीमीटर तक होती है, कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और शीतकालीन शुष्कता प्राप्त होगी, क्या होगी, शीतकालीन शुष्कता प्राप्त होगी। ध्यान देना है, मैं सारी चीजों को डिटेल में बता रहा हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए। भाई मैंने ए प्रकार की जलवायु दी, ए प्रकार की जलवायु, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो आपको देखने को मिल रहा है, देखो यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है, यहां पर भी ए देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 3 ही दिखा है, लिखा है तो 4 है, क्योंकि चौथी नहीं पाई जाती भाई हमारे यहाँ, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से तो पाई जाती है। तो ऐसा भी तो कोई क्षेत्र होगा ए प्रकार की जलवायु में जहां पर 18 डिग्री सेल्सियस, देखिए इन सब में 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है, लेकिन कहीं पर ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है जबकि शीतकालीन शुष्कता है, कहीं पर शीतकालीन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो रही है किंतु ग्रीष्मकालीन क्या है, शुष्कता है, कहीं पर ग्रीष्मकालीन वर्षा तो है लेकिन वह 100 सेंटीमीटर तक ही है, कितना है, 100 सेंटीमीटर तक है। अब ऐसा भी कोई क्षेत्र होगा जहां पर सालों भर वर्षा हो, यानी कि यहां पर कोई शुष्क मौसम होता ही नहीं है, यहां पर तो कोई शुष्क मौसम होता ही नहीं है, तो इस प्रकार की भी जलवायु पाई जा सकती है। तो हमने देखा है ना, मैंने आपको वायदात की पेटियां तो पढ़ाई थी, तो 0 से 5 डिग्री या 10 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वहां तो दोपहर की वर्षा हर रोज होती है, सालों भर यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी वहां पर वनस्पति तो हमेशा बाहर खिलाकर ही रखेगी। भाई जिसके पास पैसा है वो उड़ाने में देर क्यों करेगा, या वो ये थोड़ी करेगा कि भैया मुझे बचत करके रखना है, नहीं करेगा, वो तो खाना बनाएगा, सदा बाहर रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, रोज अखरोट काजू बादाम खाएंगे। हमारे जैसे लोग अखरोट किसी सीजन विशेष में खाते हैं कि चलो भैया ज्ञान आ जाएगा, है ना, वो एक बार लेके आ जाते हैं तो सोचा कि थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि कर ले, है ना, 2-4 एक पैकेट आते हैं डीमार्ट वगैरह में आके, तो वो ना दिख जाता है, चलो भैया ना सस्ता ही है, थोड़ा सा 150-200 रुपए का पैकेट है, 10-15 आ जाएंगे उसमें, ज्यादा कम बोल दें, 10-15 के आसपास जो है वो आ जाएंगे, एक बार आ जाएंगे, और सोचते 10 दिन बाद में जो है वो आइंस्टाइन बन जाऊंगा या विवेकानंद जी बन जाऊंगा मैं, ऐसे सोचते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। पर खैर स्वाद तो आ जाता है, जबान है, अमीर खाते हैं तो थोड़े बहुत हम भी खा ले, है ना, तो ऐसा मन तो करता है, तो खाना चाहिए बिल्कुल, है ना, ये नहीं सोचना चाहिए कि अमीर लोग ही खाएंगे इसको, है ना, टैग थोड़ी लगा है कि भाई जिसके पास पैसा होगा वही खाएगा, सभी लोग खाना चाहिए, है ना, वो भी खिचड़ी खाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो खिचड़ी नहीं खाते, और जितना स्वाद जो है वो कंट्रोल वाले चावल के जो लगता है खिचड़ी का, वैसा तो बासमती की जो खिचड़ी बनाते हैं उसका भी नहीं लगता है। लगता है क्या, नहीं लगता है, मुझे तो वही पसंद है। चलो, जब मैं पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, जो हॉस्टल के तो जो दाल और चावल जो बनते थे उसका टेस्ट आज भी जुबान पर है। मैं तो घर पे बोलता हूँ मुझे वो हॉस्टल के चावल और दाल जो है वो बहुत पसंद आते हैं, बिल्कुल दाल लेना। क्यों मजा आता था पता है कि पहले सब्जी लेते थे, 2-4 प्रकार की सब्जी रहती थी, 2-3 प्रकार की, वो खाते थे, उसमें बचता था, और उसमें जब बचता था ना तो चावल भी उसी में डालना है, वेस्ट नहीं करना था। घर पे क्या है, 2 रोटी 1 रोटी प्लेट में भी रह जाती तो, है ना, कोई ना कोई खा लेता है दूसरा, तो वहां क्या होता, सब रगड़ा बन जाता है, तो बिल्कुल ऐसे निगलना पड़ता था, बिल्कुल दे सटासट, तो मजा आता था। वो चावल के स्वाद जो है ना, ऐसे उंगलियां चाटने में मजा आता था। चलो आगे की ओर बढ़ते।
तो ऐसा कोई क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर की वर्षा तो यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, सिंपल सी चीज है। अब सदाबहार वनस्पति वो वनस्पति होती है जहां पर वृक्ष जो है पत्तियां नहीं गिराएंगे। पत्तियां गिराने का एक कारण ये होता है स्वयं होकर, ठीक है, हवा गिरारी बात नहीं कह रहा हूं, स्वयं होकर पादप जगत अपनी पत्तियों को इसलिए गिराते हैं ताकि उन्हें लंबे समय तक पानी को बरकरार रखना है जिंदा रहने के लिए। या तो वह कांटों के रूप में तब्दील हो जाएगा या तो वह अपनी पत्तियां गिरा देगा। तो जहां पर पत्तियां गिराता है उसे हम पतझड़ कहेंगे, पर्णपाती कहेंगे। अब पर्णपाती भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। वो हम दोनों के टॉपिक में उसको कवर करेंगे। जहां पर बहुत ज्यादा कम पानी है वहां पर पादप जगत जो है वो पत्तियां कम रखेंगे और कांटों को ज्यादा रखेंगे, क्योंकि कांटा भी पत्ती ही है, बस उसने उन पत्तियों को एक समेट कर कांटे के रूप में तब्दील कर लिया और बूंद के रूप में वाष्पीकरण करेगा। तो इसे हम कंटीली वनस्पति कहेंगे। जहां पर पतझड़ से जो है या 100 से 200 सेंटीमीटर से कम बना, देखिए यहां पर पतझड़ होगा, यहां पर सदाबहार होगा, तो यहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक 100 सेंटीमीटर तक है, तो यहां पर वृक्ष न उगकर झाड़ियां या घास होती है। क्या होती है? घास होती है। यहां पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जो है वो थोड़े बहुत कंटीले प्रकार की वनस्पति आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। फिर इसके बाद याद रखना है, इससे कम वर्षा अगर होती है तो फिर वहां पर याद रखना है मरुभूमि का क्षेत्र निर्माण होगा, कंटीली वनस्पति आएगी वहां पर, ठीक है, मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति आएगी, वो बात की बात है। लेकिन इतने चीजों में आप समझे तो ऐसी जलवायु जहां पर ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी, उस वाले प्रदेश की जलवायु को हम कहेंगे मॉनसूनी प्रकार की जलवायु। क्या कहेंगे? मॉनसूनी प्रकार की जलवायु कहेंगे। और मॉनसूनी प्रकार की जलवायु हम भी देखते हैं, अगर पूरे भारत को अगर हम मॉनसूनी जलवायु देख रहे तो ज्यादा वर्षा कहां पर है? मैंने बताया कि 74% वर्षा जो है वो ग्रीष्मकालीन है हमारे यहाँ पे, बाकी की जो बची है वो शीतकालीन है, वो भी अलग अलग माध्यमों से हो रही है। हो रही नहीं हो रही? हो रही। तो मोटे तौर पर देखें तो शीतकालीन शुष्कता हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन ग्रीष्मकालीन वर्षा है। तो इसे कहा जाता है एम, इसे एम से डिनोट किया जाता है। तो भारत में क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर औसतन 100 से 200 सेंटीमीटर और 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वर्षा है? तो बिल्कुल है। तो यहां गोवा से दक्षिण का अगर आप भाग देखोगे, अगर हम कन्नड़ तट और मालाबार तट को देखें तो औसत रूप से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हमें देखने को मिलती है और 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। इसलिए यहां की जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? एम प्रकार की, मॉनसूनी प्रकार की जलवायु हम उसे कहते हैं। दूसरा है ऐसी जलवायु जहां पर शीतकालीन वर्षा है और ग्रीष्मकालीन शुष्कता है। तो शीतकालीन वर्षा और ग्रीष्मकालीन शुष्कता है तो इसे हम कहते हैं एएस प्रकार की जलवायु। याद रखना है, जो दुनिया में कहीं नहीं है वो भारत में है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोपेन भाई साहब ने जो एएस प्रकार की जलवायु जो निर्धारित की है उसे इस लिहाज से निर्धारित की है कि यहां पर शीतकालीन जो वर्षा है वह 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो और ग्रीष्मकालीन जो है वह शुष्कता प्राप्त हो। तो दुनिया में ऐसी कोई जलवायु प्रदेश कहीं पर मिलता नहीं है एएस प्रकार का। सीएस मिल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एएस नहीं, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और साथ में वर्षा जो है शीतकालीन जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में प्राप्त हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में ही है यह जो है प्राप्त है। हालांकि पूर्ण रूप से मेल नहीं खाता है, लेकिन मिलता जुलता जो है आपको ऐसा जलवायु प्रदेश कहां पर मिलेगा? कोरोमंडल तट पर। कहां मिलेगा? कोरोमंडल तट पर जो है, तमिलनाडु के तट पर जो है आपको इस प्रकार की जलवायु मिलेगी। ठीक। और तीसरा जो जलवायु है जहां पर ग्रीष्मकालीन वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर तक जबकि शीतकालीन शुष्कता मिलती है, तो इसे एडब्ल्यू के रूप में निर्धारित किया जाता है। और पूरा जो दक्कन का पठार है जिसमें सह्याद्री का जो क्षेत्र है वो भी शामिल हो जाता है, तो उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु। तो दक्कन के पठार पर आपने क्या देखा? मैंने बताया आपको, क्या बताया? 60 से 80 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा दक्कन के पठार पर है या नहीं है? है। और दक्कन का पठार जो है वो औसतन रूप से यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही तापमान देता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर कर्क रेखा लग जाएगी तो तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन इसके नीचे वाला आप जब साउथ में जाते हो तो कहते हो ना यार बहुत गर्मी होती है वहां पे। आप जाओगे केरल वगैरह, जब आप जाओगे कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु वगैरह जाओगे तो आप देखोगे बहुत पसीना आता है यार। आप स्वेटर वहां पर जो है हमारे जैसे स्वेटर अगर पहन के घूमे तो है ना, क्योंकि मैं इतनी ठंड लग रही है, हमको तो गर्मी होती है, हमको स्वेटर क्या होता है पता ही नहीं है।
तो यह याद रखना है। तो ये 3 प्रदेश आपको मोटे तौर पर, अब आप होंगे बी से डब्ल्यू बीच में आ गया, तो एक छोटा सा क्षेत्र है, इसके बारे में वृष्टि छाया क्षेत्र है, वर्षा के आधार पर है ना बी, तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो उसको भी देखेंगे जहां पर जो है वर्षा कम पाई जाती है। ठीक, इतनी चीजें समझे आप। तो ये है। अब चौथा कौन सा है, इसे कहा जाता है एएफ प्रकार की जलवायु, सालों भर उच्च वर्षा वाली उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो यहां पर वर्षा वन पाए जाएंगे, वर्षा में ही है वन सारे, सालों भर वर्षा हो रही तो वर्षा वन की संज्ञा दी जाती। तो वर्षा वन कहां पर पाए जाते, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु जहां पर होगी, एएफ प्रकार की जलवायु जहां पर होगी, वहां पर हम क्या कहते हैं, है ना, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है यहां पर पाया जाएगा। तो भारत में इनमें से कितने हैं, ये 3 है। ठीक है, इन तीनों की चर्चा जो है मैंने यहां पर की हुई है। एएफ प्रकार की जलवायु समझे, वह क्षेत्र, अच्छा उष्ण कटिबंधीय के बारे में मैंने आपको बता दिया, सालों भर तापमान क्या होगा, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर आप एक लाइन मेंस में भी है ना लिखना हो तो लिख सकते हो। अगर आपको मेंस में 7 मार्क्स में लिखने के लिए आता है, ये बहुत हो गया। अगर ऐसा भी लिख दिया आपने तो ठीक है, मिल जाएगा आपको, कोई मार्क्स ही नहीं काटेगा। क्यों काटेगा, सारी इंफॉर्मेशन तो दे दी, बल्कि ज्यादा ही दे रहे हो आप। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, ये आपको बताना होगा। इसमें 3 भागों में बांटा है, वर्षा के आधार पर जो है पुनः 3 भागों में, एएम, एडब्ल्यू और एएस प्रकार की जलवायु। एएम मानसूनी जलवायु, जहां ग्रीष्मकालीन वर्षा, देखिए जब आप मेंस लिखते हो और जगह कम होती है तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, यहीं पर ब्रैकेट में मानसूनी जलवायु लिख देना है, जहां ग्रीष्मकालीन वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, जबकि शीतकालीन शुष्कता। क्षेत्र लिखना है गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट, मैंने कन्नड़ तट और मालाबार तट आपको इसका उदाहरण बताया है। दूसरा एडब्ल्यू प्रकार की, दक्कन का पठार संपूर्ण, गोवा के दक्षिण में, अच्छा ये गलत हो गया, ठीक है, ये यहां पर हटाना है, यहां पर मैं लिख दूं, ठीक है, पीला ही अक्षर रहेगा। तो यहां पर जो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब दक्कन का पठार में मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या क्या आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। मैं लेक्चर देख लेना, पीछे के लेक्चर में मैंने दक्कन के पठार के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। इस प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाएगी, कोरोमंडल तट पर, ठीक है, ग्रीष्मकालीन शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला, जहां ग्रीष्मकालीन शुष्कता एवं शीतकालीन वर्षा 100 सेंटीमीटर या 100 से ज्यादा भी लिख सकते हो, हालांकि वो 120 सेंटीमीटर तक जाती है, ठीक है। ठीक है, तमिलनाडु का क्या लिखोगे आप, कोरोमंडल तट। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। शुष्क जलवायु में मैंने कहा कि जहां पर वर्षण वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन से ज्यादा होता है, तो वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन से ज्यादा होता है, तो एक मैंने आपको मैप भी बता दूं, देखो एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु जो है वो सतपुड़ा के दक्षिणी भाग को छूते हुए भी जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी आपको निचले भाग में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। जैसे बुरहानपुर का क्षेत्र होगा, बैतूल वगैरह का जो क्षेत्र होगा, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की मिलेगी, एडब्ल्यू। तो बुरहानपुर में भी आप देख रहे हो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा तो होती नहीं है। बैतूल वगैरह के दक्षिणी हिस्से में जब आप जाओगे तो वहां पर भी आपका देखोगे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा तो होती नहीं है। ये बड़वानी रेंज आप देखोगे तो यहाँ पर भी 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, होती नहीं होती, 75 to 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती। तो ये जो आपका जो ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, तो इसमें है ना बुरहानपुर वगैरह का क्षेत्र आ जाएगा, बड़वानी खरगोन का दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में जो है एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर देखो 2 ही मिल रहा है, एक एडब्ल्यू मिल रहा है और दूसरा सीडब्ल्यू मिल रहा है। समझ में आ रहा है, एक एडब्ल्यू मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, सीडब्ल्यू मिल रहा है। ठीक, तो 2 ही कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर इस मैप में भी आपको दिख रहा है कितने हैं, 2 जलवायु प्रदेश एडब्ल्यू और सीडब्ल्यू। हालांकि मध्य प्रदेश की जलवायु प्रदेशों में भी मैं आपको बताऊंगा अवश्य, ठीक है, लेकिन यही पर समझ लो, वहां पर क्या इतना दूर जब आएगा लेक्चर चालू होगे तो है ना टाइम हो जाएगा, तब तक यही पर समझ लो, यहां से भी लग सकते, क्योंकि रिपीट तो यही करने वाला हूं और एक्स्ट्रा तो कोई बताने वाला नहीं, जो एक्स्ट्रा होगा वो मेंस में देखेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल गई। अब बी मैंने कहा कि ऐसा जलवायु प्रदेश जहां पर वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन से कम वर्षा होती है। अब कम वर्षा हो रही है, यहां समझो आपको, अब कम वर्षा हो रही है। अब कम वर्षा जो हो रही है इधर समझिएगा, तो उसे मैंने क्या नाम दिया, बी प्रकार की जलवायु नाम दिया। कम वर्षा हो रही है तो बी प्रकार की नाम दिया मैंने। अब कम वर्षा में याद रखना है, एक वह क्षेत्र होगा जहां पर 50 सेंटीमीटर 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। एक वो क्षेत्र होगा जहां पर
25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, और एक वह क्षेत्र होगा जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। मतलब तात्पर्य कहने का है कि किधर गया, इधर उधर चला जाता है। तो स्टेपी शुष्क जलवायु यानी कि 25 से 50 सेंटीमीटर की जलवायु है, और जहां पर याद रखना 25 सेंटीमीटर से कम जलवायु प्रदेश है। ठीक है, मतलब मैंने इसको कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। मतलब यहां पर भी वर्षा कम है, यहां पर भी वर्षा वास्तविक वाष्पोत्सर्जन से कम है, लेकिन मैंने इसे 2 भागों में बांटा कि कम भी है तो कितनी कम है। एक वह क्षेत्र जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा मिल रही है, और एक वह क्षेत्र है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा मिल रही है। तो जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा हो रही है, इसको मैंने कैपिटल एस से डिनोट किया। तो ये वाला प्रदेश कौन सा बन गया, बीएस प्रकार की जलवायु। और एक वह क्षेत्र है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम है, तो इसे मैंने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया। तो यह वाला जलवायु प्रदेश कौन सा बन गया, बीडब्ल्यू। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर की जलवायु, सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होगी, उसे मैंने बीएस प्रकार की जलवायु कहा। अब यह 25 से 50 सेंटीमीटर भी 2 जगह पर होगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान कम हो, 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान अधिक हो। अगर जहां पर तापमान अधिक हो, मैंने उसको एच से डिनोट किया, और जहां पर कम है उसे के से डिनोट किया, स्मॉल, और ये नाम मैंने इसके आगे लगा दिया बीएसएच और बीएसके। ये 2 जलवायु प्रदेश पुनः से बन गए। यानी कि मोटे तौर पर बी जो जलवायु प्रदेश है वो एक बना बीएसएच और दूसरा बना बीएसके। दूसरा, अगर यहां पर कोई बी प्रकार का जलवायु प्रदेश है, तो बी प्रकार के जलवायु प्रदेश को मैंने बीडब्ल्यू बताया था। बीडब्ल्यू में भी 2 आएंगे भैया। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है वो गर्म क्षेत्र में भी हो सकता है और शीत क्षेत्र में भी रह सकता है। शीत को मैंने के से डिनोट किया, ये तो ये बी डब्ल्यू एच और ये बी डब्ल्यू के। अब हमें पता है कि हमारे यहां पर जहां पर कम वर्षा है, एक छोटा सा क्षेत्र छोड़ दे तो हम नहीं मानते उसे। एक लेह लद्दाख का छोटा सा क्षेत्र है, तो इतने से क्षेत्र को हम, कोई बड़ा है ना, उसको हम ई में रख लेते हैं। तो हमारे यहां पर न तो बी एस के पाया जाएगा और न ही बीडब्ल्यू के पाया जाएगा, क्योंकि शीत प्रदेश तो हमारे यहाँ पे है नहीं, और जो है वो हिमालय प्रदेश में है, और इससे कम वर्षा हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए के वाले प्रदेश तो हमारे पास नहीं मिलेंगे। अब हमारे पास जो है, अगर आप 1 लेक्चर या 2 लेक्चर पहले मैंने आपको भारत में वर्षा का वितरण बताया था, तो इस भारत में वर्षा के वितरण को मैंने बताया कि कहीं पर हमें 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हो रही है और कहीं पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त हो रही है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि कच्छ के क्षेत्र में 40 से 60 डिग्री सेल्सियस वर्षा हो रही है। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हो रहे हैं, मतलब यानी कि ये अर्धशुष्क प्रदेश है। तो कच्छ के क्षेत्र में 40 से 60 है, और अरावली के पश्चिम में जो अरावली से लगा हुआ भाग है, मैंने नोट डाउन करके बताया था, क्योंकि मुझे पता है कि यह टॉपिक आने वाला है जलवायु प्रदेश में, इसलिए मैंने वहां पर जो है आपको बताया था कि अरावली से संलग्न जो पश्चिमी वाला भाग है, वहां पर जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा, और जब इसके अंतर्गत आएगा तो वह हॉट प्रदेश में है, तो वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, बीएसएच। थोड़ा बहुत पंजाब हरियाणा का एरिया आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। और सुदूर जो जैसलमेर वाला क्षेत्र, मैंने कहा था कि वहां पर 20 से 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर का क्षेत्र। तो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर का जो पेटी है, इस पेटी में याद रखना है आपको बीडब्ल्यूएच प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो आपको लिखा हुआ है बीडब्ल्यूएच, और यहां पर बीएसएच। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 जलवायु प्रदेश आपको बताना है। भारत में 2 ही पाया जाएंगे। देखिए, बीएसएच अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, जहां वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर तक और शीतकालीन तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होना चाहिए। क्षेत्र शीतकालीन है ना, शीतकालीन बोल रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हो राजस्थान में तापमान नीचे गिर जाता है शीतकाल में। क्षेत्र उत्तर पश्चिमी गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का अरावली से लगा क्षेत्र तथा पंजाब का कुछ क्षेत्र आएगा। जबकि बीडब्ल्यूएच में अगर हम देखें तो गर्म मरुस्थल जहां ग्रीष्मकालीन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, उसे हम क्या कहेंगे, बीडब्ल्यूएच। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। ये सुदूर पश्चिमी क्षेत्र जो है राजस्थान का, वहां पर बी प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी।
ठीक है ना। अब तीसरे जो जलवायु प्रदेश है वो है सी प्रकार का। अच्छा, सी प्रकार की जलवायु में भी 4 प्रकार के हैं, हम इतना ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि भारत में जो है वो सी में भी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का अर्थ तो जान लिया ना आपने, डब्ल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। और सी में क्या है, सर्वाधिक ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री से कम। आप उत्तर भारत की बात कर रहे हो, ज्यादातर जो आपका है, अगर हम बात करें सतपुड़ा से लेकर ऊपर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, हम देख रहे हैं ना -3 डिग्री से नीचे तापमान तो नहीं गिरता है। गिरता है क्या, नहीं। और औसतन तापमान अगर हम देखें तो भाई 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शीतकालीन तापमान की अगर हम बात करें तो याद रखना है, शीतकालीन तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी नहीं होता औसत रूप से। अगर हम देखें आज भी अगर हम यहाँ पर है शीतकाल में बैठे, आपको क्या लगता है, औसत रूप से हम देख रहे हैं कि 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही औसत तापमान हमें शीतकालीन देखने को मिलता है, और -3 डिग्री से नीचे यह तापमान नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की जलवायु, लेकिन इस क्षेत्र में क्या वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो नहीं है। हमने यहां पर कहीं पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देखी, बल्कि अगर हम गंगा के मैदान की बात करें तो 100 सेंटीमीटर तक। औसत मध्य प्रदेश के अगर हम देखें तो 100 से 110 सेंटीमीटर की हम औसत वार्षिक वर्षा देखते हैं। तो यहां पर याद रखना है कि इस क्षेत्र में जो है वो 100 सेंटीमीटर का, यानी कि डब्ल्यू प्रकार की, सी तो है ही है, लेकिन डब्ल्यू प्रकार की जलवायु। तो पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान, काठियावाड़, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग, यानी कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो CW प्रकार के रेंज में आता है। तो ये वाला पूरा प्रदेश अगर आप देख रहे हो, ये वाला पूरा प्रदेश, तो ये अरावली है यहां से गया हुआ, ये वाला भाग जो है वो अरावली का है। तो अरावली के पूर्व में हमने देखा था 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा बताई मैंने, बताई नहीं बताई। तो ये वाला गंगा के मैदान पे 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। मध्य प्रदेश की औसत अगर हम देखें तो 100 से 110 के बीच में अगर हम बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। औसतन अगर हम देखें तो यहाँ पर भी है ना। अब आप बोलेंगे सर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो एक छोटा सा रीजन है, इसके लिए हम कोई अलग से जलवायु प्रदेश नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को जो याद रखना है, CW प्रकार में शामिल कर लिया जाता है, ठीक। तो ये CW प्रकार का अधिकांश क्षेत्र जो है हमारे भारत के जलवायु प्रदेश में अधिकांश W प्रकार की जलवायु ही है। W है ना, याद रखना, W है ना, वहीं पर पैसा है, ठीक है। तो W याद रखना है। तो AW और CW ने सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरा हुआ है भारत में, AW और CW। जहां पर CW ने उत्तर भारत को घेरा है तो AW ने दक्षिण भारत को कवर किया हुआ। इससे आप याद कर सकते हो प्री के लिहाज से, मैं इसमें तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सारा, ठीक है। चलिए आते आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है D प्रकार की जलवायु। तो शीत तापमान आ जाएगा यहाँ पर। अब शीतकालीन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस तक तथा ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो ऐसा क्षेत्र आप देखो, ऐसा क्षेत्र आपको देखना है जहां पर तापमान जो है वो शीतकाल में -0 डिग्री से -3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पहाड़ी रीजन आ जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो ग्रीष्मकालीन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। अब भारत के संदर्भ में DF प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो DF प्रकार की जलवायु, F मतलब क्या, सालों भर वर्षा। तो भारत के संदर्भ में ऐसी जलवायु वाला प्रदेश जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि शीतकाल में भी यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है और ग्रीष्मकाल में भी यहाँ पर वर्षा हमें देखने को मिलती। कहाँ गया ये वाला, हाँ DF। तो भारत के संदर्भ में DF प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात वर्ष भर वर्षा किंतु शुष्कतम महीने में 4 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती। तो अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं यहाँ पर DF प्रकार की। अब बाकी जो बचा है वो E प्रकार की जलवायु है, ठीक है। इसे ध्रुवीय प्रकार की जलवायु भी कहा जाता है, या ग्रीष्मकालीन तापमान जो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और शीतकालीन तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम प्राप्त होता है। जबकि हमने F में क्या देखा, F में यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जबकि E में हमने क्या देखा, तापमान जो है वह 10 डिग्री सेल्सियस से कम लेकिन 0 से ज्यादा, जबकि शीतकालीन तापमान -3 डिग्री से नीचे गिर जाएगा। और यह क्षेत्र आप जम्मू कश्मीर में लगा दो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में यह क्षेत्र जो है पाया जाता है ना। इस क्षेत्र में ऐसी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। E प्रकार की, इसे शीत जलवायु भी कहा जाता है या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 जलवायु प्रदेश कोपेन ने अपने निर्धारित किए हैं और इन पांचों में से कोई ना कोई एक जलवायु प्रदेश जो है वो भारत में है। इसलिए भारत अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है। भारत में जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, हम क्या कह रहे हैं, वह आपको भारत में देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
अगर आप अमेरिका यूएसए को ले रहे हो तो वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को नहीं मिलेगा, बाकी मिल जाए, वहां पर ए प्रकार की जलवायु देखने को नहीं मिलेगी। चीन में जा रहे हो तो नहीं मिलेगी आपको ए प्रकार की जलवायु, रशिया में जाओ आप नहीं मिलेगी, यूरोपियन क्षेत्र में चले जाओ नहीं मिलेगी। तो भारत अगर आप देखोगे तो भारत में ए से लेकर ई तक की जो है वो पूरी की पूरी जलवायु है ना, तो एकमात्र ऐसा लौता देश जहां पर इतनी विविधताएं भरी हुई है। ठीक है, यही कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको नाना प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। यही तो है ना मॉनसूनी क्लाइमेट की विशेषता यह है कि आप कृषि क्षेत्र में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार की फसलें बो सकते हो, इसलिए भारत भूखा नहीं मरेगा। अगर इस क्षेत्र में अगर चना नहीं हो रहा है तो अगले सीजन में जो है कोई ना कोई अन्य दाल आ जाएगी जो आपको प्रोटीन की आपूर्ति करा देगी। फैट की आपूर्ति कराने वाले अलग से होगी, ये आपूर्ति कराने वाले आपको अलग से होगी। ठीक है ना, तो चावल नहीं है, गेहूं है वहां पे, तो गेहूं प्रदेश भी है, चावल प्रदेश भी है। तो ये एक विशेषता होती है मानसूनी क्लाइमेट की, और ऐसा ही क्लाइमेट आपको कहां पर मिलेगा, है ना, विश्व के अन्य भागों में भी है, विशेषकर जो आपको मैंने बताया था कारपेंट्रिया की खाड़ी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन सबसे ज्यादा महत्व हमारे भारतीय मानसून पर ही दिया जाता है। मानसूनी प्रकार की जलवायु अगर कहीं निर्धारित होती है तो भारतीय उपमहाद्वीप में उसका नाम अवश्य आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही इतना ही। अगले लेक्चर में हम संसाधनों पर टॉपिक शुरू करेंगे, और संसाधनों में हम जल संसाधन लेंगे, खनिज संसाधन लेंगे, वन संसाधन लेंगे, ऊर्जा संसाधन लेंगे। इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम, है ना, प्री को लगभग हम एंड की ओर लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।